ये हमारे सामने है एक डाउट प्रॉब्लम और ये क्वेश्चन भेजा है लक्ष्य ने। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हो ये रहा है कि टू स्मॉल आइडेंटिकल डिस्क ईच ऑफ मास एम, यानी दोनों डिस्क को हमें पार्टिकल की तरह से ट्रीट करना है, इसलिए स्मॉल डिस्क लिखा हुआ है। ईच ऑफ मास एम लाई ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, द डिस्क आर इंटरकनेक्टेड बाई ए लाइट नॉन डिफॉर्म्ड स्प्रिंग ऑफ लेंथ एल नॉट। तो दोनों डिस्क एक कनेक्टेड है एक स्प्रिंग से। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है एल नॉट के बराबर और फोर्स कांस्टेंट है उसका के। एट ए सर्टेन मोमेंट वन ऑफ द डिस्क इज सेट इन मोशन इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द स्प्रिंग विद वेलोसिटी वी नॉट। तो एक डिस्क हम यहाँ पर मान लें, एक डिस्क यहाँ पर ले लेते हैं और दूसरी डिस्क को कनेक्ट कर देते हैं स्प्रिंग के दूसरे एंड से। दूसरी डिस्क ये है, दोनों का मास कैसा है, सेम है, और एक डिस्क को वेलोसिटी दे दी है वी नॉट स्प्रिंग के परपेंडिकुलर, और इनिशियली स्प्रिंग कैसी है, नेचुरल लेंथ में है। अब पूछा क्या है, फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग इन द प्रोसेस ऑफ मोशन इफ इट इज़ नोन टू बी कंसीडरेबली लेस देन यूनिटी। हमें निकालना है, मैक्सिमम एलोंगेशन निकालना है, यानी कि इस प्रोसेस में स्प्रिंग की लेंथ में जो इंक्रीमेंट होगा वो निकालना है। और इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना है कि इफ़ इट इज़ नोन टू बी कंसीडरेबली लेस देन यूनिटी, यानी जो लेंथ में इंक्रीमेंट है स्प्रिंग की वो यूनिटी से कम है, यानी कि कहीं ना कहीं इसका अप्रॉक्सीमेशन में यूज़ होगा आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया आप सभी को। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो हमने क्या काम किया, हमने बना ली है एक डिस्क एम मास की, दूसरी एम मास की डिस्क है, और ये स्प्रिंग है जो कि अभी नेचुरल लेंथ में है, और इसको वेलोसिटी दी है हमने वी नॉट। ठीक है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी है, एल नॉट के बराबर है। और अभी ये सारा का सारा जो सेटअप है ये आप किसके रिलेटिव देख रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। और ये जो सारे की सारा मूवमेंट होगा स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा, डिस्क मूव करेगी, ये हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पर हो रहा है, इसलिए ग्रेविटी का कोई रोल है नहीं। ठीक है, अब इस सिचुएशन को अगर मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम से चेक करूं, तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बैठ जाता हूं तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी, वी नॉट बाई टू होगी। ये हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को ऐसे लिख सकते हैं, एम इंटू वी नॉट प्लस एम इंटू ज़ीरो, दूसरे मास की वेलोसिटी तो ज़ीरो है, डिवाइडेड बाय एम प्लस एम। तो सिंप्लीफाई करने पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाती है वी नॉट बाई टू। सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज वी नॉट बाई टू। ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ग्राउंड के रिलेटिव वी नॉट बाई टू है, और ये डिस्क की वेलोसिटी वी नॉट है, और ये जो मास एम है ये अभी रेस्ट में, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है। और ये सारे की सारा सिचुएशन जो आप देख रहे हैं ये देख रहे हैं रिलेटिव टू ग्राउंड। ठीक है, अब मैं इसी सिचुएशन को देखूंगा विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो इस सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव अगर मैं इसी को देखता हूँ, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास पर अगर मैं बैठ जाऊं तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वी नॉट बाई टू है, ये तो ग्राउंड के रिलेटिव वेलोसिटी है, लेकिन सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव इस वाली डिस्क की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी नॉट बाई टू, और लेफ्ट साइड वाली डिस्क की वेलोसिटी हो जाएगी वी नॉट बाई टू अपवर्ड डायरेक्शन में। ये किसके रिलेटिव है, सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव दोनों वेलोसिटी हैं। और एक चीज़ और ध्यान रहे कि ये जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है ये किसके रिलेटिव है, ये है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी रिलेटिव टू ग्राउंड। ठीक है, ये ध्यान रहे। अब हमने ये रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी कैसे निकाली होगी, बहुत ही सिंपल सा है। वेलोसिटी ऑफ डिस्क विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ डिस्क माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये लिखा होगा। तो डिस्क की वेलोसिटी कितनी थी, वी नॉट थी, राइट साइड वाली डिस्क की बात कर रहे हैं, माइनस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या थी, वी नॉट बाई टू थी। तो सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव राइट साइड वाली डिस्क की वेलोसिटी आ जाएगी वी नॉट बाई टू। ठीक है, तो जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसी तरह से लेफ्ट साइड वाली डिस्क की अगर वेलोसिटी निकालनी है तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ डिस्क, वो कितनी थी, ज़ीरो थी लेफ्ट साइड वाले की, माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी है, वी नॉट बाई टू है, तो ये आ जाएगा माइनस वी नॉट बाई टू, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हमने अपना काम कंप्लीट किया। ठीक है, अब
हमने ये मान लिया कि सपोज एट मैक्सिमम एलोंगेशन वेलोसिटी ऑफ डिस्क इज v, यानी कि इस स्प्रिंग में जब एलोंगेशन होता है तो जब मैक्सिमम एलोंगेशन होगा तो स्प्रिंग की लेंथ के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो होनी चाहिए, स्प्रिंग की लेंथ के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। और स्प्रिंग के परपेंडिकुलर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो चेंज होने के बाद कितनी है, हमने मान लिया v के बराबर है। तो सपोज एट मैक्सिमम एलोंगेशन वेलोसिटी ऑफ डिस्क परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज v, और उस इंस्टेंट पर एलोंगेशन कितना है, x है, ये हमने अज्यूम किया, ठीक है। इसको भी एक डायग्राम से समझ लेते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये तो इनिशियल कंडीशन है। इनिशियल कंडीशन मतलब जबकि राइट साइड वाली डिस्क की वेलोसिटी v0/2 है, लेफ्ट साइड वाली डिस्क की वेलोसिटी v0/2 है, ठीक है। किसके रिलेटिव, सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव। चाहे तो हम यहाँ से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को हटा देते हैं जिससे कि क्लैरिटी रहेगी। अब मैं इस कंडीशन में लिखूंगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास। इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के अबाउट कंजर्व करूंगा। एंगुलर मोमेंटम इसलिए कंजर्व है क्योंकि इस सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, ठीक है। सिस्टम में कौन कौन है, लेफ्ट साइड वाली डिस्क, राइट साइड वाली डिस्क और ये स्प्रिंग, राइट। इसके बाद फाइनल स्टेट में डायग्राम हम बनाते हैं। तो फाइनल स्टेट में ये सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव लेफ्ट साइड वाली डिस्क की वेलोसिटी है v और राइट साइड वाले की भी v है। सिमेट्री की सिचुएशन है, दोनों का मास कैसा है, सेम है, इसलिए दोनों की स्पीड कैसी रहेगी, सेम रहेगी, बस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अलग अलग होगी। और इस स्टेट में स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना हो चुका है, x के बराबर, इसलिए ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी L0 प्लस x, ठीक है। ये डायग्राम भी सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव था और ये राइट साइड वाला भी सेंटर ऑफ मास के ही रिलेटिव है, ठीक है। ये दोनों डायग्राम सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव मैंने बनाए हुए हैं। अब हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन लिखते हैं। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में होगा, जैसे मान लीजिए मैं इसी का लिखता हूँ, तो इसका लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा, mv0/2, मास m है, स्पीड है v0/2, तो लीनियर मोमेंटम mv0/2 है। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से, ये कितनी है, L0/2 है। सेम एंगुलर मोमेंटम इसका भी आएगा, दोनों एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो mv0/2 L0/2 प्लस mv0/2 L0/2। और फाइनल स्टेट में हम एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, लेकिन अब ये जो डिस्टेंस है ये बदल गई है और ये डिस्टेंस हो जाएगी L0 प्लस x/2 के बराबर, और ये भी L0 प्लस x/2 के बराबर होगी। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम हम लिखेंगे लीनियर मोमेंटम mv एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस L0 प्लस x/2, ये राइट या लेफ्ट किसी एक बॉल का मान लीजिए, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, अच्छा दूसरी वाली बॉल का मैंने ये लिखा हुआ है mv L0 प्लस x/2, ठीक है। दोनों बॉल का अलग अलग एंगुलर मोमेंटम लिख दिया है। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमको रिलेशन मिल जाता है v और v0 में। तो v इक्वल टू आ जाएगा v0 L0/2 L0 प्लस x, ये है इक्वेशन नंबर 1। और इसमें दो अननोन क्वांटिटीज़ हैं, एक हमको क्या नहीं मालूम, v नहीं पता है, और एक x नहीं मालूम है। तो इसलिए अगर हमको x कैलकुलेट करना है तो v को एलिमिनेट करना होगा। एक इक्वेशन की और रिक्वायरमेंट है जिसमें v और x दोनों आते हों, तो उसके लिए अब हम यूज़ करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन ये भी इक्वेशन हम लिख रहे हैं, किसके रिलेटिव लिख रहा हूँ मैं, सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव लिख रहा हूँ। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस ये काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो इनिशियली तो स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना था, 0 था, तो स्प्रिंग में कोई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी नहीं, तो उसको मैंने लिखा 0। इसके बाद इनिशियल स्टेट में सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव वेलोसिटी कितनी थी, v0/2 थी, तो उसको मैंने लिखा हाफ m v0/2 का होल स्क्वायर, ये एक बॉल की है, 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि दूसरी बॉल की काइनेटिक एनर्जी भी इतनी ही होगी, राइट। अब सेकंड केस में फाइनल स्टेट में जबकि एलोंगेशन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर चुका है और उसकी वैल्यू हम x मान चुके हैं, तब जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी हाफ के x², और काइनेटिक एनर्जी एक बॉल की हाफ mv², 2 बॉल है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया।
इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें इस इक्वेशन को, तो सिंप्लीफाई करने के बाद इतना बचेगा एम वी नॉट स्क्वायर बाई 4 माइनस एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर 1 से जो v की वैल्यू है वो उठा के मैं इसमें रख देता हूँ, ठीक है। तो इस वैल्यू को अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो एम वी नॉट स्क्वायर बाई 4 माइनस एम इंटू वी नॉट एल नॉट अपॉन 2 एल नॉट प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर उस एक सेंटेंस में एक चीज़, क्वेश्चन में एक लाइन यूज लिखी हुई थी जिसमें लिखा था कि एलोंगेशन इन द स्प्रिंग इज कंसीडरेबली स्मॉलर देन यूनिटी। उसका यूज़ यहाँ पर होगा अप्रॉक्सीमेशन में। कैसे? इस वाली स्टेप को देखिए। इस वाली स्टेप में मैंने क्या किया, ये x को कॉमन निकाल लेता हूँ, सॉरी एल नॉट को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो एल नॉट को कॉमन निकालूंगा तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स बाई एल नॉट। अब x की वैल्यू कैसा है, बहुत कम है, ठीक है। ये देख लीजिए x की वैल्यू बहुत कम है, तो x बाई एल नॉट की वैल्यू लेस देन यूनिटी है, और इसको ऊपर ले जाके बाइनोमियल थ्योरम से इसका एक्सपांशन कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये एल नॉट स्क्वायर होगा, वो एज इट इज़ आ गया यहाँ पर। ये 1 प्लस एक्स बाई एल नॉट है, 1 प्लस एक्स बाई एल नॉट इसकी पावर -2, ठीक है। और इसमें से ये एल नॉट स्क्वायर से एल नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एम वी नॉट स्क्वायर बाई 4, एम वी नॉट स्क्वायर बाई 4, ठीक है। और ये जो पावर -2 थी वो यहाँ पर आ जाएगी, तो एक्सपेंशन हो जाएगा 1 माइनस 2x बाई एल नॉट। और हायर पावर्स को हम छोड़ देते हैं। आप लोग एडवांस की प्रिपरेशन करने वाले हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत सॉल्व किए होंगे जिसमें ये अप्रॉक्सीमेशन लिया जाता है, ठीक है। तो अब ये अप्रॉक्सीमेशन लेने के बाद ये इक्वेशन बचती है, एम वी नॉट स्क्वायर बाई 4 का इसमें ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लीकेशन करो तो ये बचेगा एम वी नॉट स्क्वायर बाई 4 माइनस एम वी नॉट स्क्वायर बाई 4 इंटू दिस। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बस ये बचा रहेगा एम वी नॉट स्क्वायर बाई 2 एल नॉट इंटू एक्स, और ये किसकी इक्वल है, हाफ की एक्स स्क्वायर की इक्वल। ये एक्स और एक स्क्वायर कैंसिल कर दें तो एक्स इक्वल टू बचेगा एम वी नॉट स्क्वायर बाई के एल नॉट, ठीक है। तो जो मैक्सिमम एलोंगेशन है स्प्रिंग में वो होगा एम वी नॉट स्क्वायर बाई के एल नॉट, और ये आंसर हमारा गिवन पैरामीटर्स में ही है। मास गिवन था, वेलोसिटी गिवन थी, के वी गिवन था, और इनिशियल लेंथ कितनी है उसकी, एल नॉट के बराबर है, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जेईई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमने 2 कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमने सेंटर ऑफ मास फ्रेम में लगाया है, ठीक है। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन का डिस्कशन मैं कंप्लीट करता हूं। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको जेईई एडवांस की प्रिपरेशन में कुछ हेल्प मिलेगी। जैसा कि मैंने कहा, याद रखना कि क्वेश्चन के जो सोल्यूशन होते हैं वो हम केवल आंसर निकालने के लिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन की जो लर्निंग है वो ये है कि आपको सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को कैसे यूज़ करना है।